क्लासेज में आके अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो विद्यार्थी काल व्यक्ति की सफलता और असफलता का मापक कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति सफल होता है, असफल होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है उसका विद्यार्थी काल। स्टूडेंट लाइफ जो होती है, वही स्टूडेंट लाइफ उस व्यक्ति को सक्सेस प्रदान कर सकती है, क्योंकि विद्यार्थी काल एक ऐसा समय है, विद्यार्थी काल एक ऐसा समय है स्टूडेंट्स, जिसमें वो मनुष्य को संकल्प करना सिखाता है। विद्यार्थी काल में ही मनुष्य संकल्प रिजोल्यूशन करना सीखता है। स्टूडेंट विद्यार्थी काल में ही कहा जाए तो विद्यार्थी काल में ही मनुष्य बाधाओं से लड़ना सीखता है, कठिनाइयों को पार करना पड़ता है उसको, तब जाके उसको एक अच्छी सफलता, एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इसी समय में विद्यार्थी काल में ही वो विभिन्न बाधाओं से लड़ने को तैयार होता है। विभिन्न बाधाओं से लड़ता हुआ यदि वो अपने सफलता के परम मुकाम पर पहुंचता है, तो उस परम मुकाम पर पहुंचने पर उसके पास जो कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास होता है, वो आत्मविश्वास भी स्टूडेंट्स उसी विद्यार्थी काल में ही, विद्यार्थी जीवन में ही उसको प्राप्त होता है। तो दोस्तों याद रखना हमेशा, विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ है जो आपको अपने जीवन में सक्सेस प्रदान कर सकती है। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। आज की क्लास में अपन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो दर्पण से संबंधित है। अंतिम क्लास में अभी तक पढ़ते आ रहे थे अपन गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के लिए अपन ने अंतिम क्लास में दर्पण सूत्र याद किया है। अब यहाँ पर उस गोलीय दर्पण से संबंधित एक और फॉर्मूले की बारी आ रही है, एक और सूत्र यहाँ पर याद कर रहे हैं, और उसके लिए यहाँ पर टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। मतलब दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, दर्पण का आवर्धन क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा होगी, दर्पण में आवर्धन का क्या उपयोग है, दर्पण में आवर्धन का क्यों उपयोग किया जाता है, ये किस चीज को दर्शाता है, वो चीज आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर टॉपिक है अपना, दर्पण में रेखीय आवर्धन क्या है, उस रेखीय आवर्धन का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी तक अपन पढ़ रहे थे कि गोलीय दर्पण किसी बिंब का वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है अपने समीप किसी बिंदु पर। ये बिंब की स्थिति के अनुसार वो प्रतिबिंब अपने को प्रदान करता है। तो यहां पर बिंब और प्रतिबिंब की तुलना करनी है अपने को कि प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना छोटा है या कितना बड़ा है। प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना छोटा है या कितना बड़ा है, कितना आवर्धित है कहने का मतलब। प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना आवर्धित है उसको दर्शाने के लिए यहां पर आवर्धन का उपयोग किया जा रहा है, रेखीय आवर्धन जिसे अपन कह सकते हैं। और यहां पर रेखीय आवर्धन की एक सटीक परिभाषा यहां पर कहना चाहूंगा, नोट करना स्टूडेंट परिभाषा। रेखीय आवर्धन गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई एवं बिंब की लंबाई के अनुपात को क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई एवं बिंब की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। बिंब और प्रतिबिंब, क्योंकि यही चीज दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब कितना आवर्धित है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का जो अनुपात है वही उस दर्पण की आवर्धन या रेखीय आवर्धन को दर्शाता है। तो यहां पर रेखीय आवर्धन या सिंपल आवर्धन, मैं यहां पर इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो क्या है, आवर्धन बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में बिंब या वस्तु की लंबाई, बिंब या वस्तु की लंबाई कह सकते हैं। सही है। रेखीय आवर्धन या आवर्धन को अपन स्मॉल m से व्यक्त कर रहे हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई, यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई को h से दर्शा दें और बिंब की लंबाई को, प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से दर्शा दे और बिंब की लंबाई को h से दर्शा दे। तो इस परिभाषा के अनुसार
दर्पण के लिए आवर्धन का जो मान है वो m बराबर अपने को प्राप्त हो रहा है h डैश अपॉन h। क्या मिल गया? m बराबर अपने को आवर्धन का मान मिल गया m बराबर h डैश अपॉन h के अनुपात के। प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का जो अनुपात है वही रेखीय आवर्धन कहलाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स रेखीय आवर्धन का मान अपन बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में ज्ञात करें। ये यहाँ पर लंबाइयों के पदों में है, इसको अपन दूरी के पदों में ज्ञात करें कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, बिंब कितनी दूरी पर है। तो उन दूरियों के पदों में अर्थात u और v के पदों में यहाँ पर इस आवर्धन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए देखो, यहाँ पर डायग्राम स्टूडेंट दिख रहा है आपको। यहाँ पर मैंने एक अवतल दर्पण लिया है। इस अवतल दर्पण के सामने AB के रूप में यहाँ पर h लंबाई का ये बिंब रखा हुआ है। सही है? AB के रूप में यहाँ पर h लंबाई का ये बिंब रखा हुआ है। इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश के रूप में दर्पण के सामने बन रहा है जिसकी लंबाई है h डैश। सही है? बिंब की दूरी को अपन ने u मान लिया और प्रतिबिंब की दूरी को अपन ने v मान लिया। सही है? तो इसी डायग्राम से यहां पर अपन रेखीय आवर्धन का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो उसके लिए यहां पर इस डायग्राम के अंतर्गत देखो स्टूडेंट, अपन दो त्रिभुज ले रहे हैं और उन दोनों त्रिभुजों को अपन समरूप सिद्ध कर रहे हैं। और आप जानते हो स्टूडेंट, दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए क्या कंडीशन होती है? या तो उन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए या दो कोण बराबर होने चाहिए, या फिर एक कोण और एक भुजा बराबर होती है तो उन दोनों त्रिभुजों को अपन समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो यहां पर देखो इस डायग्राम में दो त्रिभुज जो समरूप है और वो त्रिभुज यहां पर कौन से? एक त्रिभुज यहां पर त्रिभुज ABP से, एक त्रिभुज यहां पर ABP और दूसरा त्रिभुज यहां पर A डैश B डैश P से। इन दो त्रिभुजों की अपन बात कर रहे हैं। इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो इसमें दो कोण देखो। इनमें यहां पर पहला कोण तो बन गया कोण BAP बराबर कोण B डैश A डैश P। ये दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री, मतलब समकोण है यहाँ पर। ये दोनों कोण इन दोनों त्रिभुजों में एक समान 90 डिग्री है, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री और इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री। दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण बराबर हो गए। अब देखो दूसरा कोण एक और साथ बराबर है। कोण यहां पर BPA बराबर है कोण B डैश PA डैश के। कारण है इसका परावर्तन के नियम से। अब यहां पर परावर्तन का नियम कहां आ गया वो देखो। यहां पर अपन ने एक प्रकाश किरण ली है जो इसके ध्रुव पर आपतित हो रही है, आपतन कोण I बना रही है और परावर्तन कोण R बना रही है। परावर्तन का चौथा नियम अपन ने पढ़ा है प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए। प्रतिबिंब बनाने का चौथा नियम यही था जिसमें दर्शाया था कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। सिर्फ ध्रुव पर आपतित हो रही है तो आप परावर्तन के नियमों का पालन कर रही है और परावर्तन का मुख्य नियम यही है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर कोण I और कोण R जो दर्शा रखे हैं डायग्राम में, ये दोनों कोण यहाँ पर बराबर। तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो गया? ये दो कोण क्या हो गए? बराबर। दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। अतः त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज A डैश B डैश P क्या होंगे? समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज यहां पर क्या होंगे? समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुजों के लिए क्या कंडीशन बनती है? समरूप त्रिभुजों में क्या होगा? दो समरूप त्रिभुजों में उनकी समांतर या संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो हमेशा बराबर होता है। तो यहां पर इसमें समांतर या संगत भुजाएं, एक त्रिभुज में भुजा A डैश B डैश है तो दूसरे त्रिभुज में इसके समांतर है भुजा AB। इस त्रिभुज में भुजा A डैश B डैश है तो इस त्रिभुज में भुजा AB। इन दोनों का अनुपात बराबर है। इस त्रिभुज में भुजा है यहाँ पर A डैश P और दूसरे त्रिभुज में भुजा है AP। इस त्रिभुज में भुजा A डैश P और इस त्रिभुज में भुजा है AP। इन
समांतर या संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। तो यहां पर इन दोनों त्रिभुजों को समरूपसित करके अपन ने ये इक्वेशन ज्ञात कर ली। सही है। अब इस इक्वेशन में यहां पर अपने को चिन्ह परिपाटी लागू करना है। चिन्ह परिपाटी क्या है वो देखो, चिन्ह परिपाटी से इन चारों के मान अपन दर्शा सकते हैं जो डायग्राम में भी दर्शा रखे हैं। चिन्ह परिपाटी से क्या मिल रहा है, चिन्ह परिपाटी से देखो स्टूडेंट यहां पर ए डैश बी डैश है अपने पास, ए बी है अपने पास, ए डैश पी है अपने पास और ए पी है अपने पास। ये चार मान है यहां पर। इन चारों मानों को डायग्राम में देखो स्टूडेंट मैंने दर्शा रखा है। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई है और प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश जो माइनस हो, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर आ रही दूरी तो ऋणात्मक। ए बी यहां पर बिंब की लंबाई है जो अपन ने मानी है एच, ये धनात्मक होगी क्योंकि ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरी है। ठीक है। फिर बात करें अपन ए डैश पी की, ए डैश पी यहां पर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को दर्शा रहा है और प्रतिबिंब की दूरी मानी है अपन ने v और ये ऋणात्मक माइनस v। फिर ए पी, ए से लेकर पी तक की जो दूरी है वो बिंब की दूरी को दर्शा रही है तो यहां पर वो है u और ये माइनस u। तो चिन्ह परिपाटी से अपने को ये चारों मान प्राप्त हो। सही है। ये चारों मान अब इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में पुट करें तो उस कंडीशन में समीकरण 1 से अपने को क्या मिल जाएगा, ए डैश बी डैश माइनस एच डैश अपॉन प्लस एच बराबर ए डैश बी माइनस वी अपॉन माइनस यू। तो इसका मतलब यहां पर स्टूडेंट अपने को क्या मिल रहा है, यहां पर अपने को मिल रहा है क्या, एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। एच और एच डैश का जो अनुपात है वो अपने को मिल रहा है माइनस वी बटा यू। सही है। और अपन ने पीछे पढ़ा है कि एच डैश और एच का जो अनुपात है वो किसको दर्शाता है, आवर्धन को दर्शाता है। दर्पण का जो आवर्धन है उसको दर्शाता है एच और एच डैश का अनुपात, एच डैश बटे एच। तो यहां पर अपने को कैलकुलेट करना था आवर्धन और वो आवर्धन अपने को क्या मिल रहा है, आवर्धन यहां पर मिल रहा है अपने को m बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी बटे यू। ये इस गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन या रेखीय आवर्धन को दर्शाने का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट। यहां दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। या फिर यहां पर रेखीय आवर्धन का मान कैलकुलेट किया अपन ने, क्या है वो मान है यहां पर माइनस वी बटा यू। v यहां पर प्रतिबिंब की दूरी है तो u यहां पर बिंब की दूरी को व्यक्त करती है। तो प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात के रूप में भी रेखीय आवर्धन को यहां पर कैलकुलेट किया जा सकता है। सही है। अब यहां पर रेखीय आवर्धन का मान अपन ने u और v के पदों में ज्ञात किया है। किसके पदों में, u और v के पदों में। अब यहां पर अपने पास f और रह गया, दर्पण के लिए अपने पास फोकस दूरी और है, तो उस फोकस दूरी के पदों में इस रेखीय आवर्धन का मान और कैलकुलेट कर सकते हैं। फोकस दूरी के पदों में अपन दर्पण सूत्र का उपयोग करते हुए इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर आगे और देखो, एफ के पदों में रेखीय आवर्धन का मान। तो इसमें यहां पर मैं दो कंडीशन दे रहा हूं स्टूडेंट। एक तो ज्ञात कर अपन यू व एफ के पदों में, पहली कंडीशन में ले रहा हूं मैं u और f के पदों में रेखीय आवर्धन का मान कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए यहां पर देखो दर्पण सूत्र अपन ने पढ़ा है, क्या है, दर्पण सूत्र से 1 बटा f बराबर 1 बटे वे u प्लस 1 बटे वे v। सही है।
अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट इस समीकरण में, समीकरण के दोनों पक्षों को यदि अपन u से गुणा कर दें तो u बटे में f बराबर u बटे में u प्लस u बटे में। समीकरण के दोनों पक्षों को अपन ने u से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर अपने पास इक्वेशन आ रही है u बटे में f बराबर 1 प्लस u अपॉन v। सही है। अब यहां पर देखो अपने पास 1 प्लस 1 अपॉन v अपॉन u। सही है, ये इक्वेशन अपने पास पहुंच गई यहां पर। अब यहां पर v अपॉन u किसके इक्वल है? अभी अपन ने कैलकुलेट किया था m बराबर माइनस v अपॉन u, कैलकुलेट किया था। सही है, तो यहां पर u अपॉन v, u अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन माइनस m, क्योंकि v अपॉन u माइनस m के इक्वल होता है। सही है, तो यहां से अपने पास क्या मिल गया 1 माइनस 1 अपॉन m, या फिर 1 अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 1 माइनस u अपॉन f, और 1 अपॉन m इज इक्वल टू f माइनस u अपॉन v। u अपॉन u क्या मिल गया m बराबर, सॉरी f है यहां पर एलसीएम मिले से, तो f माइनस u अपॉन f, तो m बराबर मिल गया f बटे f माइनस u। m बराबर रेखीय आवर्धन का एक मान अपने को ये मिल गया इसमें। सही है, u और f के पदों में रेखीय आवर्धन का मान। अब दूसरी कंडीशन लेना, दूसरी कंडीशन में क्या है v व f के पदों में रेखीय आवर्धन का मान कैलकुलेट करना, v व f के पदों में। तो वही अपने पास दर्पण सूत्र है स्टूडेंट, शॉर्ट में बता रहा हूं उसको, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। अब यहां पर इस समीकरण के दोनों पक्षों को अपन v से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर u से मल्टीप्लाई किया था, यहां पर v से मल्टीप्लाई कर दे तो v अपॉन f इज इक्वल टू v अपॉन u प्लस v अपॉन v, मतलब v अपॉन f बराबर v अपॉन u प्लस 1, और v अपॉन u किसके बराबर है m के इक्वल है। सही है, तो यहां पर v अपॉन f बराबर क्या मिल गया m प्लस 1, अर्थात m इज इक्वल टू क्या मिल गया 1 माइनस v अपॉन f, या फिर m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। देखिए आवर्धन का मान अपने को ये प्राप्त। सही स्टूडेंट, देखिए आवर्धन यहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना। ये न्यूमेरिकल्स आते हैं यहां पर, उन न्यूमेरिकल्स के लिए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहां पर ये भी है आवर्धन के लिए। आवर्धन का मान अपन ने कैलकुलेट किया है, तो आवर्धन के मान यहां पर देखो विभिन्न फॉर्मूले अपने को मिल रहे हैं। वो विभिन्न फॉर्मूले क्या है देखो एक बार, रेखीय आवर्धन के विभिन्न फॉर्मूले देखो इधर। पहला फॉर्मूला का उपयोग क्या मिल गया, m बराबर मिल गया h डैश अपॉन h। रेखीय आवर्धन का पहला फॉर्मूला ये मिल गया अपने को, जो h डैश और h के अनुपात के बराबर है। h डैश यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई है, तो h यहां पर बिंब की लंबाई है। दूसरा फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट किया स्टूडेंट, m बराबर माइनस v अपॉन u। m बराबर अपने कैलकुलेट किया है माइनस v अपॉन u। v प्रतिबिंब की दूरी है, तो u बिंब की दूरी को व्यक्त करता है। सही है। तीसरा फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट किया m के लिए, m बराबर क्या था स्टूडेंट f अपॉन f माइनस u। तीसरा फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट किया है। और चौथा फॉर्मूला अपन ने क्या कैलकुलेट किया, चौथा फॉर्मूला कैलकुलेट किया अपन ने क्या, m बराबर f माइनस v अपॉन f। ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहां पर रेखीय आवर्धन के लिए। यदि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस न्यूमेरिकल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। सही है, थ्योरेटिकल मार्क्स तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया, आपको समझ में आ गया, मैंने समझाया आपको। अब यहां पर बात करें अपन न्यूमेरिकल की, उसके लिए इन फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर इन मानों में m के जो विभिन्न मान, विभिन्न समीकरण अपने को प्राप्त हो रहे हैं, इन समीकरणों से अपने को क्या क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या क्या मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, वो भी यहां पर देखो। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, नोट के रूप में यहां पर मैं दर्शा रहा हूं एक चीज, क्या है वो नोट, वो देखो। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, 100 का, 10 का, 50 का, जो भी नोट आपको मिले। नोट यहां पैसों के नोट की बात नहीं कर रहे, नोट रिमार्क की बात कर रहे हैं। देखो क्या रिमार्क लगा इसको, उस रिमार्क की अपन बात करते हैं। यहां पर m आवर्धन m, पहली कंडीशन में देखो क्या मिल रही है। पहली चीज कहने का मतलब आवर्धन क्या दर्शा रहा है, पहली चीज वो देखो, m का मान धनात्मक है। आवर्धन m यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा, यदि आवर्धन m का मान पॉजिटिव है तो जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा दिमाग में रखना, प्रतिबिंब हमेशा होगा आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। पहली कंडीशन जो m दर्शा रहा है, m में खुद की क्वालिटी क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं m को, क्या दर्शाएगा m, ये आवर्धन क्या दर्शाएगा, तो वो आवर्धन पहली चीज ये दर्शा रहा है कि m का मान यदि पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा आभासी और सीधा होगा। दूसरी चीज देखो क्या है, यदि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, यदि आवर्धन m का मान नेगेटिव है तो प्रतिबिंब आभासी के स्थान पर वास्तविक होगा। जब भी दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उस स्थिति में रेखीय आवर्धन का मान हमेशा नेगेटिव ही आएगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे। तो m का मान यदि पॉजिटिव है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, m का मान यदि नेगेटिव है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन केवल प्रतिबिंब के आभासी और वास्तविक होने को ही दर्शाते हैं, इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं, इसमें ध्यान रखना। तो ये वैल्यूज के साथ में इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि पॉजिटिव है तो वो आभासी प्रतिबिंब है, नेगेटिव है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। केवल इसका अर्थ यही निकालना है। आगे देखो, तीसरी चीज क्या दर्शा रहा है, तीसरी चीज दर्शा रहा है कि आवर्धन m का मान लेस देन 1, आवर्धन जो m है उसका मान 1 से छोटा मिलता है तो क्या दर्शाएगा ये, यदि इसका मान 1 से छोटा है तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। कब, जब m का मान 1 से कम प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब होगा वो बिंब की तुलना में छोटा होगा। ये चौथी चीज यहां पर क्या दर्शा रहा है, चौथी चीज यहां पर ये दर्शा रहा है कि आवर्धन m का मान यदि ग्रेटर देन 1 है तो, यदि m का मान 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, उल्टा हो जाएगा। 1 से छोटा होने पर प्रतिबिंब छोटा होता है तो 1 से बड़ा होने पर प्रतिबिंब बड़ा ही होगा। सही है। और पांचवी चीज और दर्शा रहा है, ये क्या है, अब ना तो छोटा है ना बड़ा है, ये आ गया बराबर। आवर्धन m का मान बराबर है 1 के, यदि 1 के ही बराबर आ गया और 1 के ही बराबर आ गया तो उस स्थिति में प्रतिबिंब ना तो छोटा होगा ना बड़ा होगा, प्रतिबिंब समान आकार का होगा, बराबर होगा बिंदु। सही है। तो यहां पर यह चीज अच्छी तरह दिमाग में बैठा दो कि अपन ने आवर्धन को क्यों पढ़ा।
आवर्धन किस चीज को दर्शा रहा है, तो वो चीजें यहां पर ये हैं। थोड़ा सा देख लो फिर से। आवर्धन के विभिन्न फॉर्मूले अपन ने कैलकुलेट किए। m बराबर h डैश अपॉन h, m बराबर माइनस v अपॉन u, m बराबर f अपॉन f माइनस u और m बराबर f माइनस v अपॉन f। सही, u v f यहां पर जानते हो, u बिंब की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और f फोकस दूरी। इन चीजों को दर्शाने के लिए यहां पर आवर्धन के लिए आवर्धन का मान यदि पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, आवर्धन का मान यदि नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आवर्धन का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, आवर्धन का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा और आवर्धन का मान 1 के बराबर है तो दोनों बराबर आकार के होंगे। बिंब और प्रतिबिंब दोनों समान आकार के होंगे। सही है। तो यहां पर आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था दर्पण का आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है वो अपन ने कैलकुलेट किया है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। फिर भी यदि स्टूडेंट आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं अपन इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं इस टॉपिक पे। तो देखो स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे। न्यूमेरिकल है यहां पर अपने पास, ये देखो क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ध्यान से देखना क्या क्या दिया हुआ है वो चीज क्लियर करते हुए चलना। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने जब एक वस्तु को रखा जाता है तो उसका दोगुने आकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब उसका दोगुने आकार का बन रहा है तो उस वस्तु की स्थिति क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। ये अपने को इसमें विभिन्न ऑप्शंस दिए हुए। तो यहां पर सबसे पहले चीज आप ये क्लियर कर लो कि इसमें आपको क्या चीज दी, क्वेश्चंस में आपको क्या मान दिया हुआ है वो सबसे पहले कैलकुलेट करो। सही है, मतलब जो चीज दी गई है, क्या दिया गया है, दिमाग में बैठा तो ये दिया गया क्या है, क्या दिया गया आपको, फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर क्या है, 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है स्टूडेंट, अवतल दर्पण। मैंने आपको पहले भी बताया अवतल और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक होगी। तो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये चीज दिमाग में अच्छी तरह बैठा, क्योंकि यहां पर साइन कन्वेंशन का उपयोग करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, वरना आंसर गलत हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपको चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है स्टूडेंट यहां पर। तो यहां पर अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, तो f बराबर -20 सेंटीमीटर। ये चीज दिमाग में अच्छी तरह क्लियर बैठा है। दूसरी चीज दी हुई है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का दोगुना होता है। सही है ना, उसका दोगुने आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब यहां पर प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई की दोगुनी होती है। बिंब के दोगुने आकार का होता है प्रतिबिंब, तो बिंब की, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है h डैश वो बराबर है 2h। ये चीज यहां पर इस क्वेश्चन में अपने को दी हुई है। सही है, इस क्वेश्चन में ये चीज आपको दी हुई है, तो अब यहां पर इसको सोल्व करो। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, ये चीज भी क्लियर हो गई है। अपने को कैलकुलेट करना है यहां पर बिंब की या वस्तु की स्थिति, u का मान कैलकुलेट करना है। सही है। तो सबसे पहले देखो यहां पर अपन ने पढ़ा है आवर्धन, तो मैं उसी आवर्धन को काम में ले रहा हूं। क्या है ये आवर्धन, आवर्धन m बराबर अपन ने कैलकुलेट किया है h डैश अपॉन h, m बराबर अपन ने कैलकुलेट किया है h डैश अपॉन h के लिए। सही है, तो यहां पर m बराबर h डैश अपने को दिया हुआ कितना है, 2h। सही है, h डैश अपने को दिया हुआ कितना है, 2h। क्लियर है जी। तो यहां पर m बराबर 2h अपॉन h। सही है जी, h यहां पर कैंसिल हो गया, इसका मतलब m बराबर अपने को क्या मिल गया, 2।
m का मान अपने को 2 प्राप्त हो रहा है। अब m के लिए अपन ने ये भी पढ़ा है कि माइनस v बटा u होता है, तो ये बराबर कितना हो गया 2 के। तो इसका मतलब यहां पर स्टूडेंट v बराबर मिल गया अपने को माइनस 2u। एक चीज ये कैलकुलेट करनी थी पहले, एक चीज कैलकुलेट होगी, मतलब दर्पण सूत्र और आवर्धन के सूत्र का उपयोग करना है। अब यहां पर बारी आई दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या कह रहा है? दर्पण सूत्र कह रहा है कि 1/f बराबर हूं मैं 1/u और 1/v के योग के। सही है? तो यहां पर 1/f, f का मान -20 बराबर 1/2 u और v का मान देखो कैलकुलेट किया अपन ने कितना -2u। तो यहां से -1/20 बराबर 1/u मैं यहां पर कॉमन ले लूं तो 1 - 1/2 अब हो गया 1 - हाफ हो गया। तो यहां पर -1/20 बराबर क्या मिल गया 1 में से हाफ में तो हाफ रह गया, तो यहां पर 1/2u। इसका मतलब स्टूडेंट क्या मिल रहा है 2u बराबर -20, तो u बराबर कितना मिलेगा -10 सेंटीमीटर। मतलब बिंब की स्थिति क्या होगी यहां पर ये कैलकुलेट करना था अपने को। तो बिंब की स्थिति कितनी हुई 10 सेंटीमीटर, अर्थात यहां पर इसका आंसर रहेगा 10 सेंटीमीटर। यदि इस कंडीशन में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है जिसका बिंब उसका प्रतिबिंब उसके दोगुने आकार का होता है, तो उस अवस्था में उस बिंब की जो स्थिति है उस दर्पण से 10 सेंटीमीटर होगी। यहां पर ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये दर्पण के सामने रखिए। सही है? तो आशा करता हूं स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। और भी क्वेश्चंस आप सोल्व कीजिए। किसी क्वेश्चन में यदि आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।